हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को सिंपली डील किया है। तो अगर आपने अभी तक हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक इजीली पा सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि स्कूल में टीचर्स भी हमें बताया करते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनी मोर। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उन्हीं की बात हम आगे वाले वीडियो में करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम राइट टू इक्वलिटी, जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, जो डील करता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, उसकी बात करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द ओनली फंडामेंटल राइट विच कवर 5 आर्टिकल्स। ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कुल 5 आर्टिकल्स कवर करता है। बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है वो इतने आर्टिकल कवर नहीं करते हैं। ठीक है ना। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 14 आखिर क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 बात करता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि हिंदी में भी अगर हम इसको देखें तो राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत की सीमा के अंदर विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब ये जो दो टर्म है, ठीक है ना, कौन कौन से? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। सिर्फ ये दो टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे आर्टिकल्स में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, एक्चुअली आर्टिकल 14 इज द पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना। अब क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर रूल ऑफ लॉ है क्या। ठीक है ना। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ये एक तरीके से एक लॉ है जिसमें टोटल 3 इसके क्लॉज दे रखे हैं। ये प्रपोनेंट किया था ब्रिटिश जूरिस्ट डाइसी ने। ठीक है ना। तो इट मीन्स कि रूल ऑफ लॉ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। सिंपली हम लोग समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हैं। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? तो डाइसी ने जो इसका मीनिंग दिया था उसमें उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि इंडिया ने रूल ऑफ लॉ के तीनों पैरामीटर्स को एडॉप्ट किया हो। हमने इसके केवल 2 पैरामीटर्स एडॉप्ट किए, लेकिन हम इस वीडियो में इसके तीनों पैरामीटर्स समझेंगे क्योंकि जो लास्ट पैरामीटर है वो हमने एडॉप्ट क्यों नहीं किया उसका भी रीज़न जानना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, जो MPPSC है वो रूल ऑफ लॉ का पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझिए क्योंकि हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो कंप्लीट जो पॉलिटी रहती है, यानी कि मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कोई सा भी टॉपिक अगर अपन डील करते हैं तो हम लोग मतलब कांस्टेबल से लेकर तो ऑफिसर रैंक तक की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उन सारी एग्जाम्स में पूछने वाले सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक यहाँ पर डील करेंगे। ठीक। तो रूल ऑफ लॉ का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और ये जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है ये पार्ट है आर्टिकल 20 का। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना लेजिस्लेटिव बॉडी सुप्रीम है। तो फिर सुप्रीम है क्या? तो सुप्रीम है ओनली लॉ। ठीक है ना, यानी कि विधि। क्लियर लिखा है कि नाइदर एग्जीक्यूटिव नॉर लेजिस्लेटिव बॉडी सुप्रीम, रेदर सुप्रीमेसी वेस्टेड इन द लॉ इटसेल्फ। इट इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर that is no man can be punished except for the breach of law. The supremacy of law is adopted from through article 20 of the Indian Constitution. देखिए, सिंपली भाषा में अगर मैं इसका मतलब आपको समझाऊं तो आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मंत्री हो, संतरी हो, कानून से ऊपर नहीं होगा। ठीक है ना। कानून मंत्री और संतरी दोनों के लिए इक्वल रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि हम कहते भी है कि हमारा कानून अंधा होता है। तो कानून अंधा क्यों होता है? आंखों पर पट्टी जो बांध के जो खड़ी रहती है एक लेडीज, आपने देखा होगा तराजू लिए, तो उन्होंने क्यों बांधी है? तो वो इसलिए बांधी है, इस रेस्पेक्ट में बांधी है कि कानून रियल में भी अंधा ही होता है। वो नहीं देखता कि उसके सामने कटघरे में कौन खड़ा है, अमीर खड़ा है या गरीब खड़ा है। ठीक है ना। और किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार भी नहीं है इसमें।
ठीक है ना, अर्थात सभी के लिए समान अपराध के लिए समान सजा मिलेगी, फिर चाहे कोई चारा खाए या फिर चुराया हुआ सैंडविच। ठीक, सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है। ठीक, सेकंड अगर हम इसकी बात करें, इसको जो हिंदी में कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को, उसको बोलते हैं विधि की सर्वोच्चता। तो आप लोग इजीली देख सकते हैं, पीडीएफ हमने इस तरीके से ही प्रिपेयर की है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इजीली अच्छे से पढ़ सके, समझ सके और अपने हैंड रिटन नोट्स बना सके। ठीक है ना। सेकंड जो इसका पैरामीटर है वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये है the law would not discriminate among the people on the basis of their social and political status, whether he is a PM or a soldier, rich or poor, high or low, official or non-official. It is a negative concept adapted from Britain. देखिए, इसका मतलब ये है सिंपली कि लॉ के सामने सभी इक्वल है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई चारा खाए या फिर चुराया हुआ सैंडविच, सजा तो होगी। अगर वो गुनहगार है, अगर उसने लॉ को ब्रीच किया है तो उसे सजा होना तय है। ठीक है ना। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि चाहे कोई पीएम हो या कोई बेगर हो, चाहे कोई नॉर्मल कोप हो, लॉ सभी के सामने इक्वली रिएक्ट करेगा। इट मीन्स द लॉ वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस। ठीक है, तो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 इटसेल्फ। तो हमने रूल ऑफ लॉ का पहला और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एडॉप्ट भी किए हैं और अभी समझ भी लिए हैं। अब रूल ऑफ लॉ का जो थर्ड रूल है वो क्या कहता है, ये भी आइए हम लोग देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ का थर्ड रूल कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉ, यानी कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर कौन है यहाँ पर, लॉ। मतलब ये जो है रूल ऑफ लॉ का थर्ड पार्ट कहता है, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने इसको एडॉप्ट नहीं किया है इंडिया ने। ठीक है ना, इसलिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना, मतलब लॉ जो है वो भी जो बनाया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बनाया जाता है। ठीक, सो रूल ऑफ लॉ का थर्ड पार्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर कौन है, लॉ। तो इसे हमने तो एडॉप्ट नहीं किया, लेकिन ब्रिटेन ने इसको एडॉप्ट किया है बिकॉज दे हैव ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो उनकी पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो इटसेल्फ है कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ लॉ। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी लॉ बनाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री के अंदर ही बनेगा, तो ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। ठीक है ना, अगर उसने बाउंड्री क्रॉस कर दी तो इट बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अगर कोई भी जो लॉ है वो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री के अंदर अगर बनाया गया है तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, संवैधानिक माना जाएगा और एक्सेप्ट भी किया जाएगा। लेकिन अगर उसने बाउंड्री क्रॉस कर दी तो इट बिकम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो हमारे यहाँ उल्टा है। उल्टा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट नहीं है लॉ का, हमारे यहाँ कोई भी लॉ बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनसाइड ही होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इसलिए हमने रूल ऑफ लॉ का ये थर्ड पार्ट एडॉप्ट नहीं किया बिकॉज वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सो आई होप कि आपको बेसिकली ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है ना, और जो रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद नेचुरल जस्टिस। सो नेचुरल जस्टिस में हमें दो बड़े आर्टिकल्स मिलेंगे, एक तो आर्टिकल 21 एंड एक आर्टिकल 14 इटसेल्फ। ठीक है ना, ये वाला मतलब कौन कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग नेचुरल जस्टिस या नेचुरल लॉ के पार्ट है। ठीक है, तो नेचुरल राइट तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कि सबसे पहले उसी को डिस्कस किया था। तो अब सबसे ऊपर क्या है, नेचुरल राइट। तो कोई भी लॉ बाहर नहीं होना चाहिए नेचुरल राइट्स के, अदरवाइज वो बाहर हुआ तो हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ना, तो अब हम आर्टिकल 14 को अच्छे से समझते हैं। हमने रूल ऑफ लॉ का मतलब जान लिया, उसके तीनों पैरामीटर्स देख लिए जिसमें से दो पैरामीटर हमने एक्सेप्ट किए हैं। सो बेसिकली अब हम आर्टिकल 14 को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 14 को आप लोग अच्छे से समझना बिकॉज इट प्रोवाइड अ सॉलिड ग्राउंड बिहाइंड द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना, जो आरक्षण जो है इंडिया में उसके पीछे का जो सॉलिड बैकग्राउंड है वो यहीं से प्रिपेयर होता है। ठीक है ना, सो आर्टिकल 14 का भी रिलेशन किससे, भारत में रिजर्वेशन थे, आरक्षण से। ठीक है ना,
जनरली हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को डील करेंगे रिजर्वेशन से, बट उसके लिए जो ग्राउंड प्रोवाइड करता है वो करता है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 दो चीज़ों से डील करता है, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, वो क्या कि इसमें लिखा है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। जो पर्सन वर्ड है यहाँ पर, ये इसको हाईलाइटेड कर लीजिए आप, मतलब इसको ऐसा समझिए कि इट मीन्स सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई फॉरेनर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है, और वो उसका जो है कि कोई मतलब वो जो है कि उसका कोई फंडामेंटल राइट उसका वॉयलेट होता है, उसके साथ इक्वल बिहेव नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, अगर इट मीन्स कि उसका जो फंडामेंटल राइट है वो ब्रीच हो रहा है, टूट रहा है। तो ये जो आर्टिकल 14 है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। हाँ, लेकिन अगर मान लो फॉरेनर, इस एक सिंपल एग्जांपल के लिए आप इस तरह समझिए, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, वो अमेरिका से इंडिया आ गए। अब इंडिया आ गए, इट मीन्स कि आर्टिकल 14 जो है वो उनके लिए भी रहेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 14 उन पर भी अप्लाई होगा, लेकिन वो इंडिया से वापस अमेरिका चले गए तो फिर आर्टिकल 14 उन पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझिए। हाँ, सो हम बात कर रहे थे कि जो आर्टिकल 14 है ये रिजर्वेशन से भी डील करता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही समझेंगे। तो इसका बेसिक मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट इज़ द नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज इसमें जब हम लाइन यूज़ करेंगे तो नो वर्ड आएगा, है ना। ये हमने ब्रिटेन से लिया है और ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, ये भी हमने देख ही लिया है। तो हमने देखा कि जो नो वर्ड है वो कैसे आएगा, जैसे कि हम देख लेते हैं। जैसे कि दो स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस, चाहे वो पीएम हो, ठीक है ना, चाहे वो बेगर हो, उस किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यानी कि नो वर्ड आया, नो वर्ड आया मतलब नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसका पॉजिटिव मीनिंग देखें तो दैट इज लॉ सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है, ये इसका पॉजिटिव मीनिंग होगा, ठीक है ना। अब इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है ना, जो इसमें इक्वल जो वर्ड यूज हुआ है ना कि लॉ सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है, इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है और इस गहरे मीनिंग को ही हमें इस वीडियो में अच्छे से समझना है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से अच्छी तरीके से मैं आपको इस इक्वल वर्ड का मतलब समझाने जा रहा हूँ। ये समझना अपने लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आर्टिकल्स रिजर्वेशन का ग्राउंड तैयार करता है, ठीक। सो बेसिकली मानिए आप दिल्ली के नज़दीक कहीं पर रह रहे हो, या फिर आप मानिए कि आप पंजाब में रह रहे हो, ठीक है ना। दिल्ली के सबसे नज़दीक जो है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश स्टेट पड़ते हैं। तो मानिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप पंजाब स्टेट में रह रहे हो और आपके कोई फ्रेंड है जो कोई गुजरात में रह रहा है, कोई तमिलनाडु में रह रहा है, तो कोई उड़ीसा में रह रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश है ना, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर रह रहा है। अलग अलग जगह पर सब रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली से सभी की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, ठीक है ना। अब मान लो दिल्ली में कोई लॉ रख दिया है ना, गवर्नमेंट ने कोई लॉ रख दिया और कह दिया कि ये जो लॉ है ये सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, आप लोग आ जाओ और इसे ले जाओ। तो डू यू थिंक कि आपने जस्टिस किया सभी के साथ? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया सबसे कि आ जाओ और ले जाओ, पर आप जरा सोचो, द पर्सन हु इज इन पंजाब, ठीक है ना, तो वो तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन द पर्सन हु इज इन गुजरात, हु इज इन तमिलनाडु, हु इज इन उड़ीसा, या फिर इवन हु इज इन अरुणाचल प्रदेश, तो उनको तो आने में टाइम लगेगा ना, है ना। आप तो इजीली कम समय में लोग के पास दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन जो आपका दोस्त है जो गुजरात का है, या फिर कोई दोस्त आपका तमिलनाडु का है, तो उन्हें भी तो पहुंचने में टाइम लगेगा। यानी कि सारे के सारे लोग एक साथ एक समय पर वहां थोड़े ही ना पहुंच पाएंगे, ठीक। और बेचारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, अरुणाचल प्रदेश वाला, वो तो जब तक यहां पर आएगा दिल्ली में, तब तक तो आप लोग लो लेकर जा भी चुके होंगे अपने अपने घर पर, ठीक है ना। तो यहां पर आप अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबिलिटी है वो तो दिखा रहे हो, है ना।
यानी कि आप ये तो दिखा रहे हो कि ये जो लॉ है ये सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, लेकिन लॉ की रीच कहाँ पर दिखा रहे हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जस्टिस आप लोग नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रीच है, इक्वली रीच, वो नहीं है। आपने लॉ तो इक्वली अवेलेबल करा दिया, लेकिन रीच कहाँ है, सभी के लिए इक्वली पहुँच कहाँ है। मतलब एग्जाम्पल्स आप समझ ही गए होंगे कि जो पंजाब वाला है वो जल्दी आ जा रहा है, उसको ईजी बहुत पड़ रहा है, लेकिन जो तमिलनाडु में आपका दोस्त है उसके लिए इक्वल थोड़ी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है। हो सकता है मे बी कि वो कवर ना कर पाए इतने कम समय में, एक दिन में, है ना। गुजरात वाला उससे थोड़ी जल्दी चले जाएगा, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश वाला है उसके साथ तो पूरा का पूरा इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि वो कैसे आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि मैं यहाँ पर मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स ओके, आपने लॉ सभी के लिए इक्वली अवेलेबल करा दिया। आपने कह दिया कि लॉ रखा है दिल्ली में, सभी लोग आ जाओ और ले जाओ, इस पर इक्वली सभी का राइट है, यानी कि कोई भी ये लॉ ले सकता है। बट सभी को इक्वल रीच भी तो प्रोवाइड करवाइए, यानी कि सभी को मतलब उसको सभी की पहुँच तक तो अवेलेबल करवाइए, है ना। तो द इक्वल रीच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोविज़न इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि स्टेट को पहले तो सारे के सारे लोगों को या तो किसी कार या फिर बस में बैठाकर पंजाब शिफ्ट करना होगा, ठीक है ना, जो दूर है दिल्ली से। यानी कि मतलब जो जो भी लोग बाहर है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, उन सबको एक प्लेस पर इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक जगह पर शिफ्ट करना होगा। देन आफ्टर वहाँ से रेस शुरू करनी होगी। वहाँ से आपको कहना पड़ेगा कि पहले जो दिल्ली पहुँचेगा जो है कि उसी को लॉ मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या सब लोग जब एक साथ एक इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएंगे, लेट सपोज कि सभी लोग पंजाब आ गए, तो अब सभी लोग जब पंजाब पहुँच जाएंगे वहाँ से फिर आप रेस शुरू करिए, ठीक है ना, तब होगा जस्टिस। तो यहाँ पर मैंने जिस बस की बात की है, मैंने कहा है कि स्टेट को, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो सारे लोगों को बस में बैठाकर एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि इक्वली डिस्टेंस पर वो लो से बैठे, इस तरह सभी को एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा। दैट मीन्स जिस बस की मैंने यहाँ पर बात की है, दैट बस इज कॉल्ड रिजर्वेशन। उसी बस को आरक्षण कहा गया है, यानी कि उस बस को कहा क्या गया है, रिजर्वेशन। देखिए एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा दूं, ठीक है ना। हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, क्योंकि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको हम बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं आपको समझा देता हूँ अगेन। मानिए आप कुछ लोगों की रेस करवा रहे हैं, ठीक है ना। आपने एक जगह जो है कि कहीं पर भी फ्लैग लगा दिया और कह दिया सबसे कि जो फ्लैग तक पहुंच जाएगा, यानी कि जो फ्लैग तक सबसे पहले पहुंचेगा, मेडल उसी को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप देखो ना, सब लोग अलग अलग दूरी पर खड़े हैं, ठीक है ना, तो एक साथ कैसे पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं, ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग अलग अलग जगह पर खड़े हैं, तो कैसे पहुंचेंगे। मतलब आपने रेस तो शुरू कर दी पर जस्टिस नहीं किया। आपने कह दिया कि जो फ्लैग को सबसे पहले टच करेगा मेडल उसी को मिलेगा, लेकिन उस रेस में जो कुछ लोग बहुत पीछे खड़े हैं और जो कुछ लोग बीच में हैं, तो उनके साथ कहाँ से जस्टिस होगा। आपने तो कह दिया कि हमने लॉ सभी के लिए इक्वली प्रोवाइड करवाया है, यानी कि हम सभी को इक्वली फ्लैग तक पहुँचने दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको सबसे पहले सभी को निश्चित बराबर दूरी पर लाना पड़ेगा, इक्वली रीच प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, और वहां से रेस शुरू करना है, ठीक है ना। सबको इक्वल रीच जब प्रोवाइड हो जाएगी, फिर अगर वहां से रेस स्टार्ट होती है, इट मींस कि उनके साथ जस्टिस हुआ है, ठीक है ना। तो इक्वल रीच जो है वो प्रोवाइड होगी उस बस से, यानी कि रिजर्वेशन से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली अगर आप देखो तो साइकोलॉजिकली या फिजिकली जो वर्ण सिस्टम था हमारी सोसाइटी में आज से 4000 साल पहले समथिंग, तो जिस वर्ण सिस्टम पर बेस्ड है हमारी सोसाइटी, उस वर्ण सिस्टम में बहुत सारी क्लासेस, सब क्लासेस और कुछ बहुत ही मतलब पिछड़ी जातियाँ थी, ठीक है ना, सब क्लासेस थी। और कुछ क्लासेस तो ऐसी थी कि उनके साथ जो बर्ताव किया गया,
है ना, जो बिहेवियर किया गया वो इतना ज़्यादा एम्ब्रेसिंग था, इतना ज़्यादा हेटन था कि उन्हें इवन टच भी नहीं किया जाता था, ठीक है ना। अनटचेबल सोसाइटी थी पूरी तरीके से। और इसके चक्कर में जो है कि उनको काम भी ऐसा दिया गया, बिल्कुल लोअर क्लास का, नालियाँ साफ करना, गटर साफ करना। तो उनकी कोई रेस्पेक्टफुल वर्किंग नहीं थी, उनको कोई इज्जत नहीं करता था, इवन उनके लिए कोई सुपीरियर वर्ड्स ही नहीं मिले हमको, ठीक है ना। तो उनको सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट जब नहीं मिली तो साइकोलॉजिकली, सोशली बैकवर्डनेस जो है कि उनके अंदर आ गई। वो इतने ज़्यादा बैकवर्ड हो गए, इतने ज़्यादा पिछड़े हो गए, पिछड़ गए कि 4000 साल के अंदर अगर आप आज सोचो कि इक्वली आज लो को या तो अपॉर्चुनिटीज़ को आप इक्वली कर दो, तो ना ही साइकोलॉजिकली, ना ही फिजिकली, ना ही सोशली, ना ही इकोनॉमिकली दे आर केपेबल टू डू सो कि वो आज जाकर आपके साथ फाइट कर सके, ठीक है ना। आज जाकर मतलब इक्वल आपके साथ फाइट कर सके। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी। आपने तो कह दिया कि इक्वली अवेलेबल है सबके लिए, ठीक है ना, बट रीच कहाँ है, पहुंच कहाँ है। सो अब ये बस जो रीच है, ये रीच आएगी उस बस से, यानी कि रिजर्वेशन से। और ये बस तब तक चलती रहेगी जब तक सभी एक जगह पर इक्वली नहीं पहुंच जाते, ठीक है ना। जब सब पहुंच जाएंगे और पार्लियामेंट को ऐसा लगेगा कि अब सब लोग पहुंच गए हैं और अब हमें इस बस को बंद कर देना चाहिए, तो वो बंद कर देंगे। अंबेडकर थिंक कि इट मे बी पॉसिबल इन 10 ईयर। तो 10 साल के लिए रिजर्वेशन सिस्टम उन्होंने ग्रांटेड किया था, बनाया था, पर नहीं हुआ 10 साल में। तो अब 10-10 साल के लिए इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली अगर आप देखो तो अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है ना। अभी तक इक्वल हो पाया क्या? अभी भी गांव में, इवन शहर में बहुत हद तक ये कम हुआ है, लेकिन गांवों में आज भी वही सेम सिस्टम देखने को मिलता है। जो लोअर क्लासेस पीपल्स है उनको उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, यानी कि उनकी छाया तक नहीं पड़नी चाहिए सुबह, मतलब ऐसा माना जाता है। पहले से ही गांवों में रहे ये सिस्टम। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि जो हमारे गांव में जो लोअर कास्ट के जो पीपल्स हैं उनको इक्वल राइट हमारे जितना नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर मान लो हम घर पर बैठे हैं, वो कुछ काम से आए हैं और हम बोलेंगे कि आप चेयर पर बैठ जाओ हमारे साथ इधर बराबरी में, तो वो आज भी वो खुद भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके माइंड में जो वो एक थिंकिंग है वो सेट हो गई है, ठीक है ना। सो इसीलिए रिसेंट अगर आप देखो तो अभी तक नहीं हो पाया है। और रिसेंटली जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर वापस इसे 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ लॉ क्या दिखा रहा है, इक्वली अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है ना। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो दिखा रहा है द रीच टुवर्ड लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड द सॉलिड ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन, ठीक। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट अलग है। पहली बात तो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज नॉट ए पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट इज पॉजिटिव इन नेचर, है ना। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज इसमें नो वर्ड यूज नहीं हो रहा है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसए, अमेरिका से हमने इसको लिया है। एंड ये दिखाता है रीच टुवर्ड लॉ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, है ना, तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि इफ द कंडीशंस आर सेम देन द स्टेट विल बिहेव इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। मतलब कि अगर परिस्थितियां समान है, किसी भी 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति 10 लोगों की अगर परिस्थितियां समान है तो राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। बट अगर हम इसका डीप मीनिंग देखें तो वो यह निकलेगा कि इफ द कंडीशंस आर नॉट सेम, इफ द कंडीशंस आर अनइक्वल, देन द स्टेट विल डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन दोज क्लासेस, है ना। सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो पंजाब, दिल्ली, लो एंड तमिलनाडु, वही वाला अपना एग्जाम्पल है ना। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देखते हैं कि लो हमारा रखा है दिल्ली में, कुछ लोग खड़े हैं पंजाब में, कुछ लोग खड़े हैं गुजरात में, कुछ लोग खड़े हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो कुछ मतलब जो लोग, द ग्रुप ऑफ पीपल जो खड़ा है पंजाब में, उनके लिए तो इक्वल रीच है ना लो तक पहुंचने की, दिल्ली तक जाने की। तो जो स्टेट है वो उनके लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मतलब जो लोग पंजाब में इकट्ठे खड़े हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट। लेकिन अगर हम पंजाब की तुलना तमिलनाडु वाले लोग से करें तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करेगा या कर सकता है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति अलग अलग है ना, कंडीशन से अलग अलग है।
पंजाब इट मीन सबसे पास है, और दूसरी बात कि वहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी के लोग खड़े हैं, तो वहाँ से उनको इक्वली रीच होगी। लेकिन तमिलनाडु जो कि दूर है, तो हाँ, अगर हम स्पेसिफिक तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जितने सारे लोग खड़े हैं उनके लिए, मतलब वो एक साथ खड़े हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन सभी की परिस्थितियाँ समान है, सभी के लिए दिल्ली दूर है, ठीक है ना। लेकिन हम कंपैरिजन अगर दो अलग अलग क्लासेस का करें, पंजाब का करें, गुजरात का करें, या फिर गुजरात का करें, तमिलनाडु का करें, तो सबके लिए परिस्थितियाँ सेम है और इक्वल जो है कि डिस्क्रिमिनेट जो है कि स्टेट जो है कि डिस्क्रिमिनेशन उनके ऊपर कर सकता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लो कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, कोई ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति है, तो जनरल कैटेगरी के जितने भी व्यक्ति हैं अगर हम उनका कंपैरिजन ओबीसी से करेंगे तो डिस्क्रिमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग क्लासेस है, दोनों की अलग अलग सिचुएशंस है, दोनों की अलग अलग रीच है, परिस्थितियां है, तो स्टेट उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि स्टेट उनके लिए कुछ बेनिफिशियल प्लान्स ला सकता है, उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम्स लगाकर उनको भी वहां पर इक्वल रीच तक पहुंचा सकता है। मतलब भारत में रिजर्वेशन को एक जबरदस्त ग्राउंड मिला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से, ठीक है ना। ये जो वर्डिंग है इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड मिला है। मतलब एक क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर, यानी कि जनरल, तो जनरल के मान लो 100 लोग हैं, ठीक है ना, तो उन 100 लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज दे ऑल आर इन जनरल कैटेगरी। बट क्लासेस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यानी कि जनरल और ओबीसी को अगर हम कंपैरिजन करें तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। यहाँ क्लासेस का मतलब है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके बीच स्टेट कुछ स्पेशल फैसिलिटी करा सकता है, ठीक है ना। और वो स्पेशल फैसिलिटी क्या है? रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस है, ये पिछड़ी जाती है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी से मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये पिछड़ी जनजातियां है, तो इनके लिए जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, इनके लिए स्टेट कुछ अलग प्रोविजन बना सकता है लाइक रिजर्वेशन। सो यहाँ पर समझने वाली एक्चुअली बात ये है कि रिजर्वेशन इज मस्ट कंपलसरी, है ना। अगर आप एक विद्यार्थी है, अगर आप एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है, तो आपका ये सोचना गलत है कि यार आरक्षण बहुत ही बेकार स्थिति है, ठीक है ना। क्योंकि 4000 साल से जो अत्याचार हम उन लोगों पर करते आ रहे हैं, आप अगर सोचो कि यार 40 साल में वो धुल जाएंगे हमारे पाप, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दे मस्ट रिक्वायर्ड रिजर्वेशन बिकॉज उनको अगर हमारे इक्वली लेके आना है, अगर उनको हमारे बराबर करना है, तो रिजर्वेशन की जरूरत। हाँ, आप रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो कोई एससी या कोई एसटी का व्यक्ति है जो कलेक्टर बन गया है, जो आईएएस बन गया है, तो उसको फिर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो पुअर पर्सन है, जो गरीब है, उसको तो उसका हक मिलना चाहिए। सो बेसिकली रिजर्वेशन की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पर हम वापस टर्न टू द पॉइंट आते हैं। तो ये था हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम अगर बात करें तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 14 पूरा कंप्लीट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ अपवाद भी है, जैसे कि आप अच्छे से समझिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल आदि के संदर्भ में अपने कार्यालय के दौरान, मतलब कि जब वो ऑफिशियल ऑफिस में हो, ठीक है ना, यानी कि जब वो ऑफिस वर्क कर रहे हो, उस दौरान पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्यवाही संभव नहीं है। यानी कि आप सीधे जाके उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही पद पर रहते हुए किए गए किसी कार्य को लेकर उन्हें किसी न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है ना। उनको हम गवाह भी नहीं बना सकते, है ना। तो ये एक इसमें जो है कि एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन, किसी विदेशी राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूएनओ, यूनेस्को आदि के अधिकारियों आदि को दीवानी एवं फौजदारी मामलों में भारतीय न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्त रखा गया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेनर, जो फॉरेन के जो एम्बेसडर्स है, डिप्लोमेट्स है, ठीक है ना, उनको क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग जो है उसमें इससे दूर रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद एवं विधानमंडल के सदस्य, यानी कि हमारे एमपी और एमएलए, अगर उनके द्वारा संसद में कोई सी बात कही जाती है तो उसके लिए भी न्यायालय उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। यानी कि अगर वो आरोप प्रत्यारोप अगर संसद में करते हैं तो हम उन पर ब्लेम नहीं कर सकते कि यार उन्होंने उनके बारे में ऐसा गलत बोल दिया तो उनको जाकर अरेस्ट कर लो, नहीं। तो ये तीनों इसके एक्सेप्शन है। ये हमारा आर्टिकल 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। सो बेसिकली आर्टिकल 15 इज ओनली कन्फर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। आर्टिकल 15 की जो समानता है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 जो था उसकी जो समानता थी वो पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल थी, है ना, यानी कि सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन। लेकिन आर्टिकल 15 इज ओनली डील विथ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 15 में बात करता है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो 5 ग्राउंड हैं, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश, इनके आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि अगर स्टेट किसी व्यक्ति को यह कहकर नकारता है कि आप पर्टिकुलर इस कास्ट से बिलोंग करते हो इसीलिए आपको ये गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती, तो ये नहीं हो सकता, है ना। स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट। आर्टिकल 15(2) क्या बात करता है? आर्टिकल 15(2) कहता है कि राज्य किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, तालाब, सड़क और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। यानी कि ये सारे के सारे सार्वजनिक होने चाहिए, है ना। ये वर्ड यहाँ पर जो है कि आप समझिएगा अच्छे से। सार्वजनिक इट मीन्स कि पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल इंसान के लिए कुछ भी ओन्ड आइटम है, यानी कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए शाहरुख खान का खुद का स्विमिंग पूल है, अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो नहाना है आज कैसे भी करके यहाँ पर, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पब्लिकली ओपन नहीं है, वो उनका खुद का प्राइवेट है। लेकिन अगर पब्लिकली ओपन है कोई सा भी ऐसा स्थल और वहाँ पर इन 5 ग्राउंड्स पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। सो आर्टिकल 15 क्लोज 3 बात करता है कि वैसे तो इस देश के सभी नागरिक इक्वल है, उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिला और बच्चे को इस नियम में एक्सेप्शन के रूप में देखा जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि अगर महिला और बच्चों के लिए स्टेट अगर कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर रहा है तो आर्टिकल 15 स्टेट को ऐसा करने से नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर वुमेन्स को रिजर्वेशन स्टेट दे रहा है तो आर्टिकल 15 नहीं रोक सकता। बच्चों के लिए अगर मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो आर्टिकल 15 ये नहीं कह सकता कि आप उनको स्पेशल प्रोविजंस क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश आगे बढ़ेगा कैसे। और महिलाओं को अगर हम गांव में आप जाकर देखें तो आज भी बहुत ही लोअर स्टेटस में महिलाएं सर्वाइव कर रही है, ठीक है ना। अगर उनका स्टेटस पुरुष के इक्वल लेकर आना है तो उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 15 क्लोज 4 की, तो ये जो आर्टिकल 15 क्लोज 4 है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको 1951 में चंपकम दोराईराजन के केस में सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस के निर्णय को बदलने के लिए संविधान में जोड़ा गया था और इसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया था कि जो स्टेट है उसको कुछ स्पेशल कंडीशंस में जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस है ना, यानी कि SC ST और OBC, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने का अधिकार है SC ST और OBC के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर स्टेट SC ST या OBC के लिए अलग से कोई स्कूल या फिर कोई हॉस्टल बनाती है और उनको मुफ्त शिक्षा देती है तो स्टेट ऐसा कर सकती है। फिर आता है आर्टिकल 15 क्लोज 5। ये ऐड किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। इसमें कहा गया है कि द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना। यानी कि जो राज्य है वो एजुकेशनली और सोशली इन 2 बेसिस पर, है ना। इसमें ध्यान रखना है इकोनॉमिकली वर्ड मेंशन नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 क्लोज 5 में बात की गई है ओनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इस आधार पर वो किसी भी सरकारी या फिर निजी शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकता है ना। हाँ, लेकिन इसमें किसी भी धार्मिक ट्रस्ट या फिर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं मदरसे, जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए है, तो वहाँ पर स्टेट जो है कि प्रोविज़न वहाँ के लिए नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूट जो पब्लिकली सारे रिलीजन्स के लोगों के लिए ओपन है, तो वहाँ पर उन लोगों को एडमिशन के लिए विशेष प्रोविज़न कर सकता है, उनको आरक्षण दे सकता है। सीधी सी बात इतनी सी है कि हम देखते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर
ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों को एडमिशन देने के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 यहाँ पर ये बात करता है। ये हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। सो आर्टिकल 16 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन संबंधित राज्य की शक्ति के लोक नियोजन के क्षेत्र में विस्तारित करता है, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, है ना। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में या फिर किसी ऑफिस में उसको अपॉइंट करना है तो वहाँ पर सभी के लिए इक्वलिटी होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कुछ ग्राउंड्स की बात करता है। ये कहता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एन एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली। ये 7 ग्राउंड दे रखे हैं। कौन कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, है ना। इन 7 के आधार पर कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3। ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रेसिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके, है ना, आरक्षण दे सके। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये 16 क्लॉज 2 और 1 का एक एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसा करने के भी 2 रीजंस हैं। पहला कि किसी भी स्टेट में ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े एरिया होते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट की स्पीड बहुत स्लो होती है। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर बस्तर और दंतेवाड़ा एक ऐसा मतलब एरिया है कि वहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट की स्पीड बहुत स्लो है। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अगर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि उनका भी तेजी से डेवलपमेंट हो सके, है ना, उनका भी अच्छे से विकास हो सके। और दूसरा ये कि एक ही स्टेट के अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके आगे बढ़ने की। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये बातें करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ये कहता है प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सोसाइटी के कुछ डिसएडवांटेज सेक्शंस है, उनकी सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेट के पास ये पावर है कि वो कुछ पोस्ट रिजर्व कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में। अब जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस का मीनिंग है ओनली एससी एंड एसटी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्वेश्चन उठता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जिस रिजर्वेशन की बात हो रही है वो किन किन पर और कब कब अप्लाई होगा। तो इस पूरे के पूरे क्लॉज की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। क्योंकि रिजर्वेशन को हमें बिल्कुल डीप में समझना है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेनली एग्जाम्स में। तो उस सेक्शन की बात हम करेंगे आने वाले वीडियो में। इसके आगे अगर हम देखें तो आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। ये बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई ऑफिस है और उस ऑफिस का मेंबर बनने के लिए या फिर एलिजिबल होने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही होना पड़ेगा, तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 के वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की। देखिए ये जो आर्टिकल का क्लोज है 16 क्लॉज 6, ये अभी ऐड किया गया है थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, है ना। ये बात करता है 10% रिजर्वेशन की फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS क्लास की, ठीक। यहाँ पर हमारा आर्टिकल 16 बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 17। देखिए आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, है ना। अनटचेबिलिटी शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। देखिए इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी। देखिए हमारी सोसाइटी में जो छुआछूत की प्रॉब्लम है वो सालों पुरानी है ना, और इसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल भी चले आ रहे हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। सो बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल जो चलता था उसमें भी अनटचेबिलिटी के दौरान काफ़ी सोशल मूवमेंट चल रहे थे, जिन्हें लीड कर रहे थे हमारे देश के कुछ नेता लाइक ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। एंड इवन महात्मा गांधी ने तो ये तक भी कहा था कि अनटचेबिलिटी इज ए सीन ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि अस्पृश्यता पाप है हिंदुत्व के लिए। सो आर्टिकल 17 का जो पहला वर्ड है वो है अनटचेबिलिटी, और ये वर्ड ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी और एक्ट में डिफाइन है। तो अब हम अनटचेबिलिटी बोलेंगे किसको, ठीक है ना। किसी को टच नहीं करना है तो हम उसको अनटचेबिलिटी बोलेंगे, या फिर किसी कास्ट के पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रहा है उसको।
ऐसे तो कोई इंसान गटर में कूद जाएगा और बोलेगा कि टच मी टच मी टच मी टच मी, तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं यार तू नहा ले पहले और उसके बाद टच, ऐसे कैसे टच। तो वो कहेगा कि यार मेरा तो फंडामेंटल राइट वोलेट हो गया, तुमने मुझे टच करने से मना कैसे कर दिया, तुमने मुझे छुआ नहीं, तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर मैनर में इसका जो आंसर दिया है, जो उन्होंने इसका मतलब बताया है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वर्ड का जो मतलब है वो एक मैसूर केस के डिसीजन के आधार पर हाईकोर्ट ने दिया था। उसने बोला कि इट इज डिस्क्राइब एज प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, यानी कि वहाँ इसे एक ऐतिहासिक व्यवहार के रूप में समझने पर ही अधिक बल देते हैं, जो कुछ जातियों के साथ लंबे समय से होता आ रहा है। इसका मतलब हम इस वर्ड का लिटरली और ग्रामेटिकली इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी वर्ड जो यूज किया गया है, इसका मतलब होगा कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि कुछ जो लोअर क्लासेस होती है, लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, लाइक जो जूते सीने का काम करते हैं, पॉलिश का काम करते हैं, चमड़ा सीने का काम करते हैं, तो उन लोगों को अछूत माना जाता है और उन्हें जो है कि नॉर्मल पीपल टच नहीं करते। तो इसीलिए उसी रेस्पेक्ट में कहा गया है कि कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 दो चीज़ें करता है। सबसे पहले वो कहता है कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, है ना। वो अनटचेबिलिटी की जो कि सारी प्रैक्टिसेस है उनको फॉरबिड करता है। और दूसरा कि इन प्रैक्टिसेस को फॉरबिड करने के बाद भी अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है या प्रीच करता है तो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड एज पर लॉ। बट द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट और सच ऑफेंसेस, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कुछ भी पनिशमेंट नहीं बनाया है, बट हमारी पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और दूसरा है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, है ना, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 17। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट आर्टिकल की। इस फंडामेंटल राइट का जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 18। ये बात करता है एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स की। देखिए टाइटल का मतलब है उपाधियाँ, है ना। एक्चुअल में हुआ क्या था कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो उच्च घराने वाले लोगों को टाइटल्स प्रोवाइड करते थे, जैसे कि राजाधिराज, महाराजाधिराज, श्रीमंत, राय बहादुर, परम भट्टाचार्य। तो इस तरह के जो टाइटल्स थे वो हेरिडेटरी होते थे, मीन्स कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑटोमेटिक पास हो जाते थे। तो इस तरह के जितने भी टाइटल्स थे उनको आर्टिकल 18 के थ्रू एबोलिश्ड किया गया, ख़त्म कर दिया गया, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। क्योंकि क्या होता है कि ये जो इस तरीके के टाइटल्स होते हैं ये समाज को रिच और पुअर, मतलब गरीब और अमीर, है ना, विशेष और सामान्य, इन मतलब इस पैरामीटर पर डिवाइड कर देते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए एंड ऑल्सो इट एडवर्सली अफेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ आर्टिकल 14, है ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने आर्टिकल 18 के टोटल 4 पैरामीटर्स बताए थे, ठीक। अब हम उन चारों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आर्टिकल 18 क्लोज 1 बात करता है कि स्टेट केवल 2 चीज़ों को छोड़कर, है ना, 2 चीज़ें कौन कौन सी, मिलिट्री एंड एकेडमिक, है ना। एकेडमिक मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक डॉक्टर, प्रोफेसर, MBBS एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंजीनियर, ओके। तो एकेडमिक टाइटल्स और साथ में मिलिट्री लाइक मेजर, है ना, जनरल, ब्रिगेडियर, है ना, जनरल बख्शी जिनको आपने सुना होगा, जानते होंगे, अभी हाईलाइटेड भी है। तो इन 2 सिर्फ टाइटल को छोड़कर अन्य कोई दूसरी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो सीधे सीधे स्टेट को ये इंस्ट्रक्शंस है, ये देता है आर्टिकल 18 क्लोज 1 कि राज्य शिक्षा एवं सेना के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 18 क्लोज 2 की। ये लिमिटेशंस दिखाता है सिटीजन्स की, कैसे कि एनी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, है ना। यानी कि कंप्लीटली बैन ही कर रहा है ये तो, कि भारत का कोई भी नागरिक, है ना, सिटीजन की बात कर रहा है ये, विदेशों से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जो इंग्लैंड वाले लोग हैं, तो इंग्लैंड एक टाइटल देता है ना, सर का, है ना। जैसे उन्होंने डॉन ब्रैडमैन को भी एक टाइटल दिया है सर का,
आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर रहे हैं डॉन ब्रैडमैन, तो उनको दिया है सर का। तो सर क्या है, एक टाइटल है, तो वो उन्होंने ले लिया। लेकिन जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी, अगर मान लो उनको सर का टाइटल देते हैं इंग्लैंड वाले, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब या तो कोई विदाउट कोई परमिशन प्रेसिडेंट की वगैरह इसमें कुछ नहीं लगती, इसमें तो सीधी सी बात है, कंप्लीटली बेंड है कि आप ले ही नहीं सकते, ठीक। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 18 क्लोज 3। ये लिमिटेशंस बता रहा है उस फॉरेनर की हु होल्ड द गवर्नमेंटल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट और ही होल्ड ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट। तो मतलब उस फॉरेनर, उस विदेशी व्यक्ति की बात कर रहा है कि जो भारत के अंदर जैसे किसी गवर्नमेंटल पद पे है या फिर कोई लाभ का पद उसने धारण कर रखा है, ठीक है ना, तो वो विदेशों से टाइटल तब तक नहीं कर ले सकता, तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं ले लेता, ठीक है ना। पहले उसको प्रेसिडेंट परमिशन देगा, अगर प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि हाँ आप ले सकते हो, तभी वो ले सकता है। अब देखिए ये जो आर्टिकल्स थे ऊपर के, मतलब 18 क्लोज 3 तक, ये बात करते थे अभी तक टाइटल्स की, ठीक है ना। लेकिन जो आर्टिकल 18 क्लोज 4 है, यहाँ पे टाइटल वर्ड यूज नहीं किया गया है। ये बात करता है सिटीजन प्लस फॉरेनर दोनों की, है ना, सिटीजन और फॉरेनर दोनों की ये बात करता है। और यहाँ पर बात की गई है अवार्ड की, है ना, अवार्ड की, भेंट की, गिफ्ट की। तो यहाँ पर भी वही सेम बात की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक अथवा राज्य के अधीन पद धारण करने वाला कोई विदेशी, है ना, फॉरेनर, विदेश से कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड, कोई भेंट अथवा कोई नजराना ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के बिना वो जो है कि अवार्ड नहीं ले सकता। देखिए हिंदी में कुछ मिसप्रिंट आ गया, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना, तो आप ऐड कर लेना कि ले तो सकता है वो, है ना, लेकिन उसके पहले उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के नहीं ले सकता, ठीक है ना। और यहाँ पर बात अवार्ड की गई है। अवार्ड लाइक जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है ना, पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान, है ना, रीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का है। तो ये अवार्ड है, तो ये अवार्ड जो है कि कोई भी ले तो सकता है, लेकिन पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। दैट्स इट फॉर नो। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी अभी तक हमने पूरा समझा है वो आपको क्लियरली अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ मेरा लेक्चर में कमी लग रही है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्यों, क्योंकि आने वाली सारी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होने वाले हैं। अलग अलग क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।